गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 9 की विज्ञान की इस कक्षा में आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यह अपने पाठ गुरुत्वाकर्षण में ही एक भाग दिया है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दाब के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको भौतिक विज्ञान की एक पूरी प्लेलिस्ट शेयर करेंगे, जिसको कि आप देख लीजिएगा। इसके अलावा रसायन विज्ञान के भी वीडियोस बने हुए हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री के नाम से। उसका लिंक भी हम आपको एंड स्क्रीन में देंगे, जिस पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट के भी सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। आर्किमिडीज यूनान देश के एक महान दार्शनिक कहे जाते हैं और इन्होंने अपने देश के राजा के मुकुट में उपस्थित सोने और चांदी की प्रतिशतता को अपने इसी सिद्धांत के आधार पर पहली बार ज्ञात किया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए देखते हैं इस सिद्धांत में क्या कहा जाता है। कहते हैं, यदि किसी वस्तु को, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत आता है, यदि किसी वस्तु को द्रव में, द्रव ज़्यादातर हम लोग जल लेते हैं, पूर्णतः या आंशिक रूप से, मतलब या तो पूरी तरह डुबा दीजिए या थोड़ा डुबाइए, आंशिक रूप से डुबाया जाता है, डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आती है, कुछ कमी आती है। यह कमी भार में प्राप्त, यह कमी भार में प्राप्त यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। भार के बराबर होती है। बच्चों मेरे साथ इसे दोहराइए। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? यदि किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आती है। यह कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अच्छी बात है। एक हमने इस तरह का एक बर्तन बनाया है और यह बर्तन के अंदर में पानी भरा हुआ है पूरा, और आपने देखा भी होगा, ये मान लीजिए ये पानी का स्तर है, यहाँ पर पानी है। जब आप इसके अंदर कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबा देते हैं
तो डूबने के बाद क्या हो जाता है, जैसे ही कोई वस्तु पानी के अंदर आती है तो जल का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। देखा है आपने कभी ऐसा? जल का स्तर धीरे से क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, और ये कितना आयतन होगा, ये उतना ही आयतन होगा जितना वस्तु का डूबा हुआ आयतन है। वस्तु अपने डूबे हुए आयतन के बराबर भार का द्रव विस्थापित करती है। इसके प्रयोग बहुत हैं। आइए देखते हैं जरा कि यदि किसी वस्तु के, ध्यान से सुनिएगा, तो इस प्रकार से वस्तु का आभासी भार जो आएगा, आभासी भार, वो क्या होगा, वो होगा उसका वास्तविक भार, जिसको कि हम लोग कहेंगे वस्तु का वायु में भार, और माइनस उत्प्लावन बल। पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ा था, तो वही उत्प्लावन बल यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ से अगर आभासी भार निकालेंगे तो उसका वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल होता है। वस्तु का वास्तविक भार वस्तु का द्रव्यमान गुणे जी के बराबर होगा, और जो उत्प्लावन बल है वो क्या होगा, वी डी और जी के बराबर होगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एम वस्तु का द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसका है, वस्तु का। इसके अलावा v क्या है, वस्तु का डूबा हुआ आयतन है। वस्तु का डूबा हुआ आयतन, या हटाए गए द्रव का आयतन, एक ही बात होती है दोनों, बराबर हटाए गए द्रव का आयतन। और d क्या है, द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व। तो यहाँ से आप इसका प्रयोग करके किसी भी वस्तु के लिए घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं, उत्प्लावन बल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, आभासी भार भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि तैर रही है, तो तैरती हुई वस्तु के लिए जो उसका भार होगा, भाई देखिए 3 केस आते हैं, इनको कहते हैं तैरना मतलब प्लवन। आइए देखते हैं जरा। तो प्लवन के नियम या प्लवन के सिद्धांत। प्लवन का मतलब होता है तैरना, मैं लिख दे रहा हूं, प्लवन का मतलब होता है तैरना। और तैरती कब है वस्तु, तैरती कब है वस्तु, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 3 अलग अलग केस हैं। एक पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, 3 अलग अलग केस हैं। यहां पर वस्तु डूब गई है, जो भी पदार्थ हमने जो चीज डाली थी वो पानी के अंदर क्या हो गई है, डूब गई है। यहां पर जो है वो कुछ डूबी हुई तैर रही है, आंशिक रूप से डूबी है और तैर रही है, और यहाँ पे ये संपूर्ण डूबी हुई तैर रही है। तो तीनों में फर्क है। ये जो पहला वाला केस है, इसमें वस्तु का जो भार है वो ज़्यादा है हटाए गए द्रव के भार से। W क्या है, W है वस्तु का भार। वास्तविक भार, वास्तविक का मतलब क्या होता है, पिछली बार भी हमने लिखा था, वास्तविक का मतलब होता है वायु में भार। और W डैश क्या चीज होती है, W डैश होती है उत्प्लावन बल या हटाए गए द्रव का भार। हटाए गए द्रव का भार। जब कोई वस्तु तैरती है तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह संतुलन में होती है। और संतुलन में होने का मतलब क्या होता है,
कि वस्तु के लिए नीचे की तरफ लगने वाला बल और ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ नीचे की तरफ लगने वाला बल और ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर होगा, यानी यहाँ पर W और W डैश बराबर है। और यहाँ पे क्या हुआ है, वस्तु का भार कम है और उत्प्लावन बल ज़्यादा है। तो इस तरह से ये 3 केस आते हैं। पहले वाले केस में वस्तु डूब गई है, दूसरे वाले केस में वस्तु डूबी हुई तैर रही है, और तीसरे वाले केस में वस्तु पूरी तरह डूबकर सतह के नीचे तैर रही है। कमेंट करके बताइएगा कि जो जहाज और नाव नदियों और समुद्र में तैरते हैं वो इन 3 में कौन सा केस होते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा केस होते हैं, इन तीनों में वो कौन सा केस है जब हम जहाज या नाव को तैरता हुआ देखते हैं। तो वह इनमें पहला केस है कि दूसरा है कि तीसरा है। आइए तब तक हम लोग आगे चलते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके उत्तर का, और इस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि वस्तु किस प्रकार से तैरती है। ये प्लवन के सिद्धांत हैं। डूबने के लिए उसकी स्थिति W ग्रेटर देन, यानी वस्तु का भार अगर ज़्यादा है उत्प्लावन बल से तो ऐसा होगा। अब सवाल आता है उत्प्लावन बल, ये हटाए गए द्रव का भार जो है यही तो होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, अब ये जो उत्प्लावन बल है ये किस बात पे निर्भर करता है? हटाए गए द्रव के आयतन पे, द्रव के घनत्व पे और जी पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछते हैं, एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। बताइए कि समुद्र में तैरना आसान होता है या नदी में तैरना? कारण स्पष्ट कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए। समुद्र में तैरना नदी में तैरने की तुलना में अधिक आसान होता है। अगर समुद्री जीव जंतु ना खाएं तो आदमी डूब के नहीं मरता है, ऐसा कहा जाता है। अब ट्राई नहीं किया है मैंने कभी, तो देखिए जरा क्या है अंतर। तो समुद्र में और नदी में पहले ये देखिए अंतर क्या होता है। समुद्री जल में अधिक मात्रा नमक की होती है, समुद्री जल में अधिक मात्रा नमक की होती है, जिससे समुद्री जल का घनत्व अधिक हो जाता है। तो अब आप देखिए, अगर घनत्व अधिक होगा, गुणा है ना ये, अगर घनत्व अधिक होगा तो कम विस्थापन, कम आयतन विस्थापित करके ही काम चल जाएगा। अतः तैरने के लिए हमें जल की कम मात्रा विस्थापित करने की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? और हमें तैरना आसान लगता है।
तो इस प्रकार से तैरने का सवाल हमने आपको ये कराया। 2 प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और वो है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है। इसी प्रकार से लकड़ी पानी में तैरती है जबकि लोहा डूब जाता है। तो आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजना है। खोज करके हमें कमेंट करके बताना है, और हम इस बात को अगली कक्षा में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।